नमस्कार डीबी लाइव दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जो है लगातार दिल्ली की सियासत जो है गरमाई हुई है। लगातार आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लगातार गृह मंत्रालय से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कब वो एक्शन लेंगे और कब दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो सुधर पाएगी। और इसी को लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को एक लेटर लिखा है और इसी के साथ उन्होंने उनसे मांग की है कि वो उनसे मुलाकात करें ताकि इस मुद्दे पर वो चर्चा कर पाए। क्या कुछ लिखा है लेटर में, पहले हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि मैं आपको ये पत्र इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि देश के गृह मंत्री होने के नाते दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन ये बताते हुए बहुत दुख होता है कि दिल्ली अब देश और विदेश में अपराध की राजधानी के रूप में पहचानी जा रही है। दिल्ली में जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं जबरन वसूली करने वाले गिरोह और गैंगस्टर हर गली में सक्रिय हो चुके हैं। ड्रग्स माफिया पूरी दिल्ली में अपने पैर पसार चुके हैं। मोबाइल और चैन स्नैचिंग जैसी तमाम मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की है। इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में जो है पिछले 6 महीने से 300 से ज्यादा स्कूल और कॉलेजों में जो लगातार धमकियां मिल रही हैं और एयरपोर्ट हो चाहे अस्पताल हो, इस मुद्दे पर भी उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखा है। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि दिल्ली में जो महिलाओं के खिलाफ जो है लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली का जो मेट्रो शहर है जो अब वो पहचाना जा रहा है कि वहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ जो अपराध किए जाते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा। आपको बता दें कि आज भी दिल्ली के कई स्कूलों को बम उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि कल भी मिली थी और लगातार तीसरी बार ये धमकी मिली है, जिसको लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को पत्र लिखा है। और इस चर्चा पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अविनाशी। अविनाशी, क्या कहना चाहेंगे कि लगातार जो है दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी जो है आपके बिल्कुल निशाने पर आ चुकी है और लगातार दिल्ली में जो है अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इसके प्रति अभी तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और फाइनली अरविंद केजरीवाल ने आज अमित शाह को पत्र लिखा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, दिल्ली में जो जिस हिसाब से अपराध का ग्राफ एकदम से बढ़ा है, चाहे स्कूल में, कॉलेजों में और जो हॉस्पिटल्स में बम के थ्रेड आ रहे हैं, जो आज भी आया डीपीएस आरकेपुरम में 13 तारीख को 30 स्कूलों के लिए आया था। उससे पहले 9 दिसंबर को करीब 40 स्कूलों में इस तरीके के मेल और कॉल्स वगैरह आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अभी तक इस चीज़ की जानकारी नहीं हासिल कर पाई है कि ये कॉल कहाँ से आ रहे हैं। बचने के लिए बोल दिया जाता है कि भाई जो मेल आ रहे हैं वो आईपी एड्रेस विदेश का है। तो भाई इसकी जानकारी तो आपको हासिल करनी पड़ेगी। दिल्ली में जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो केंद्र के अधीन है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ जो पुलिस की पूरी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था से रिलेटेड जो भी मामला है वो पूरा केंद्र सरकार के हाथ में होता है। केंद्र के जो गृह मंत्री होते हैं वही उनके अंडर में दिल्ली पुलिस काम करती है। तो सीधा सीधा ये मामला अमित शाह से ही जुड़ा हुआ है और इसीलिए केजरीवाल ने, दिल्ली के जो पूर्व सीएम है, उन्होंने होम मिनिस्टर को, मतलब अमित शाह को पत्र लिखा है और उनसे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बोला है कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं। दिल्ली में जो स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं वो खासतौर से पिछले 3-4 महीने से 3-4 महीने में दिल्ली में हर चीज़, मतलब चाहे गैंगवार का मुद्दा हो, चाहे मर्डर का मामला हो या महिलाओं के उत्पीड़न का मामला हो, ये ग्राफ एकदम से तेज़ी से बढ़ा है। हालत यह हो गई कि दिल्ली क्राइम के मामले में और महिला उत्पीड़न के मामले में इंडिया के जितने भी मेट्रो शहर हैं उनमें टॉप पर आ गया है। तो एकदम से दिल्ली की स्थिति का बिगड़ना, तो उस पर सवाल तो सीधा सीधा केंद्र सरकार पर ही उठ देंगे, क्योंकि जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, दिल्ली सरकार कई बार बोल रही है कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट है वो हमारे हैंडओवर कर दिया जाए। जो लुटियंस जोन्स वाला जो हिस्सा है उसमें जहाँ पर मंत्री वगैरह रहते हैं, सांसदों के निवास हैं, जिस क्षेत्र में अपना लोकसभा आती है, तो बोले वो उस हिस्से को यदि आप अपने अधीन रखिए, बाकी दिल्ली का जो हिस्सा है उस हिस्से में पुलिस व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को दे देनी चाहिए। भाई कोई चुनी हुई सरकार है और जहाँ चुनी हुई सरकार काम कर रही है वहाँ पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जो भार होता है वो जो राज्य सरकार के पास में ही होता है। लेकिन दिल्ली क्योंकि यूटी है, इसलिए इसके केंद्र के अधीन पुलिस है और इसको लेकर कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया है। तो लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है और इसी को लेकर जब कानून व्यवस्था की स्थिति यदि बिगड़ती है तो जाहिर सी बात है अमित शाह पर ही निशाना साधा जाएगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर उनकी तरफ से कभी भी इस तरीके का कोई भी जवाब नहीं आता है, क्योंकि भाई वो देश के गृह मंत्री हैं और खाली दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं, उनके ऊपर दिल्ली पूरे देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। लेकिन
लेकिन भाई आप रखो राजधानी की कानून, क्योंकि राजधानी में कुछ भी होता है तो उसकी गूंज दुनिया में सुनाई देती है। और यदि इस तरीके के राजधानी में मर्डर हो रहे हैं, गैंगवार हो रही है, तो जाहिर सी बात है दुनिया की नज़र में तो यही जाएगा कि भारत सुरक्षित नहीं है। तो और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से जो सरकार के पूर्व सीएम उन्होंने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री को, और उन्होंने उनसे डिमांड की है कि भाई कानून व्यवस्था का मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय है, इस पर वो चर्चा करना चाहते हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अब इसको लेकर अमित शाह की तरफ से, जो गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से केजरीवाल को बुलाया क्यों नहीं जा रहा है भाई? क्योंकि भाई मुद्दा कानून व्यवस्था का, उससे तो सभी लोग पीड़ित हैं। उसमें ये चीज़ नहीं है कि भाई वो आम आदमी का सपोर्टर है कि बीजेपी का सपोर्टर है, क्योंकि पीड़ित सभी लोग हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे कोई भी हो। तो इसलिए ये बहुत गंभीर विषय है कानून व्यवस्था का मुद्दा, क्योंकि यदि कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो एक तरीके से व्यापार वगैरह सारी चीज़ों पर इसका असर पड़ता है। तो इस पर बातचीत होनी चाहिए दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार के बीच में। जी, आपने कहा कि जैसे कि बीजेपी की तरफ से, कह सकते हैं कि अमित शाह की तरफ से कोई भी इस मामले पर अभी तक बयान सामने नहीं आया, तो आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जहां दिल्ली में लगातार तमाम योजनाओं को लेकर लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं और उन्होंने मतदाताओं को लेकर भी मामला उठाया है, तो क्या लगता है कि बीजेपी जो है अब इस मामले पर क्या घिर सकती है चुनाव से पहले? कानून व्यवस्था का मुद्दा चुनाव में जरूर उठेगा, क्योंकि भाई दिल्ली को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सभी की है। और जब क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट केंद्र के अधीन है तो केंद्र की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। और जाहिर सी बात है यदि अरविंद केजरीवाल यदि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हैं तो पुलिस कमिश्नर से वो कुछ भी बोल दें, क्योंकि पुलिस कमिश्नर तो केंद्र से आदेश लेगा, वो दिल्ली सरकार के अधीन तो है नहीं है। इसलिए यदि अरविंद केजरीवाल पुलिस कमिश्नर से दिल्ली के से मिलते हैं तो कोई उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए अरविंद केजरीवाल सीधा सीधा दिल्ली के जो देश के गृह मंत्री हैं उनसे मुलाकात के लिए समय मांग रहे हैं। लेकिन जब वो एलजी से मुलाकात के लिए समय मांगते तब भी समय नहीं मिलता था, और इस समय वो गृह मंत्री से समय मांग रहे हैं तो वहाँ से भी समय नहीं मिल रहा है। क्योंकि और यहाँ पर एलजी वाला मुद्दा ये होता था, वो चलो सरकार के बीच के टकराव का मामला होता था, लेकिन यहाँ सरकार के टकराव का मामला नहीं है, यह दिल्ली की सुरक्षा का मामला है। और सुरक्षा भाई यदि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो स्थितियाँ बिगड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। भाई जो स्थितियाँ आज से 20-25 साल पहले मुंबई की होती थी, वहाँ गैंगवार सड़क पर दो गैंग आपस में टकराते थे, वो स्थिति दिल्ली में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो भाई यदि खौफ का माहौल यदि बनेगा तो भाई दिल्ली से जो बिजनेस है वो भी बाहर चला जाएगा। तो अब दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पर है उसको भाई सभी पार्टियों से, हम तो कहते हैं केजरीवाल ने वो सभी संगठनों से मिलकर बात करे, इसका निराकरण करे कि भाई यहाँ इस तरीके से एकदम से अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, इसलिए सबसे पहले तो उनको दिल्ली सरकार से इसका कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार डिमांड की जा रही है कि भाई सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा है, हम लोग मिलकर बैठते हैं, इस पर भाई चर्चा करते हैं कि भाई किस तरीके से इसको दिल्ली को सुरक्षित किया जाए। अब ये केंद्र की एक तरफ से गेंद पाले में पहुंच गई है कि वो केजरीवाल की चिट्ठी पर क्या जवाब देता है। तो देख रहे हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है लगातार जो है फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों पर लगातार वो केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी सरकार से, तमाम बीजेपी नेताओं से, बीजेपी की पार्टी के नेताओं से तमाम सवाल पूछ रहे हैं। वही कानून व्यवस्था को अब उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा मुद्दा बनाया है, जो कि बड़ा मुद्दा है भी है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर लगातार जो है अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। बात अगर महिलाओं की करें तो उनके ग्राफ में तो लगातार इजाफा ही होता जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस समय जो है एक मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, जो मतदाताओं के नाम काटने को लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी लगातार सुर्खियों में, लगातार इस मुद्दे को उठा ही रही है। और अभी आपको हमने जैसे बताया था कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही वो चुनाव आयोग के पास भी गए थे, इसकी शिकायत भी उन्होंने दर्ज कराई थी। 3000 पन्नों के सबूत वो लेकर पहुंचे थे वहां पर चुनाव आयोग में अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ में। और इसके बाद जब चुनाव आयोग ने उनकी जो उन्होंने सबूत दिए थे उस पर उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के जो प्रमुख है यानी कि राजीव कुमार को पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने उसके लिए धन्यवाद भी, आभार भी जताया था कि आपने हमारी जो शिकायतें हैं उस पर कार्रवाई करने का या उस पर सुनवाई करने का आश्वासन दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और क्या है मुद्दा लगातार अरविंद केजरीवाल जो लगातार अविनाश जी उठा रहे हैं मुद्दा, मतदाताओं का मामला क्या है, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है और उस पर आखिर चुनाव आयोग के पास जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? चुनाव में वोटिंग लिस्ट का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हमने अभी देखा है महाराष्ट्र चुनाव में किस तरीके से सिर्फ 6 महीने के अंदर 50 लाख मतदाता जुड़ जाते हैं।
मतलब 5 साल में 30,000 35,000 मतदाता जुड़ते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर देखते हैं एकदम 50,000 मतदाता जुड़ जाते हैं। और उसके बाद जिन सीटों पर ज़्यादा मतदाता जोड़े जाते हैं, 25,000 से ज़्यादा वोटर जिस सीट पर जोड़े जाते हैं, वो सीट फिर बीजेपी जीत जाती है। और यही चीज़ हरियाणा में भी देखी गई थी। तो इसको लेकर कांग्रेस ने शिकायत भी की, और अब क्योंकि चुनाव दिल्ली का सामने आ गया है और आम आदमी पार्टी इसको लेकर पहले से ही सक्रिय हो गई है। और दिल्ली के सीएम ने जो पूर्व सीएम ने चुनाव आयोग से शिकायत की जाकर, वो उन्होंने सिर्फ 7 विधानसभा सीटों पर उन्होंने एक सर्वे कराया, जांच की, तो पता चला कि 22,000 से ज़्यादा लोगों के नाम काट दिए गए हैं। और 22,000 वोट सिर्फ 7 विधानसभा सीटों पर काटे गए हैं। तो आप सोच सकती हैं कि 70 विधानसभा सीटों पर कितने वोट काटे गए होंगे। और इसको लेकर शिकायत की गई कि भाई इतने वोट तुम्हारे काट दिए गए हैं, अब इसको बैलेंस करने के लिए आपने कहीं और वोट जोड़ भी दिए गए होंगे, ताकि इसका असर आपको मतदाता सूची पर ना दिखाई दे कि भाई 6 महीने पहले चुनाव हुआ है दिल्ली में भी लोकसभा का, उस समय दिल्ली में जो वोटिंग लिस्ट में जितने नाम थे, मालूम पड़ा कि उसके 20% नाम कट गए हैं। तो भाई उसको बराबर करने के लिए 20% नाम बढ़ा भी दिए जाते हैं, ताकि एक नज़र में आपको इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो कि दिल्ली की मतदाता सूची पूरी की पूरी बदली गई है कि पूरी। तो उसको लेकर अरविंद केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय बनी हुई है। और 7 सीटों के लिए ही अभी उन्होंने बताया है कि भाई 7 सीटों पर ही 22,000 से ज़्यादा नाम काटे जा चुके हैं। और उस पर भी कई नाम उनसे भी छूट गए होंगे कि भाई हर एक बूथ की जानकारी लेनी पड़ती है। और उसको लेकर उन्होंने शिकायत की है भाई कि एक ही आदमी आता है और फॉर्म 7 लेके आता है, और कम से कम नहीं लोग बोलता है कि भाई ये 1,000 लोग हैं यहाँ नहीं रहते हैं, और चुनाव आयोग उसके आवेदन पर 1,000 लोगों के नाम काट देता है। जबकि नियम ये है कि यदि एक व्यक्ति 5 लोगों की भी शिकायत कर रहा है, तो आपको जमीन पर जाकर उसका देखना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा, बीएलओ जाएगा, उसकी पूरी जानकारी जुटाएगा कि भाई ये आदमी जिसके नाम को काटने की, वोटिंग लिस्ट से नाम को हमको हटाना है, ये आदमी हकीकत में इस जगह रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। बस बीजेपी के नेता शिकायत लेके पहुँचते हैं, और जिला निर्वाचन अधिकारी उनकी शिकायत लेता है, और उसके बाद वोटिंग लिस्ट से वो नाम काट दिए जाते हैं। इस तरीके से यदि पूरे दिल्ली में काम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका असर सीधा सीधा चुनाव पर पड़ेगा। जिस दिन आप, क्योंकि आम तौर पर जो मतदाता होता है वो वोटिंग लिस्ट पर ज़्यादा नज़र नहीं रखता है, वो तो जिस दिन उसको वोट डालना होता है वो उस दिन बूथ पर जाता है और सीधा सीधा कहता है कि भाई ये हमारे वोटिंग का कार्ड है, और ये इस मोहल्ले में हम रहते हैं, इस वार्ड में हम रहते हैं, और उसके हिसाब से वो नाम देखता है। यदि उसको वोट नाम नहीं मिलता तो दूसरे लिस्ट में देखता है, नहीं मिलता तो घर चला जाता है, वो वहाँ नहीं लड़ता है। लेकिन इस तरीके से यदि 10% वोट यदि काट दिए जाते हैं एक सीट पर, तो उसका असर जाहिर सी बात है कि यदि एक पार्टी के फेवर में यदि वो नाम काटे जा रहे हैं, तो पूरा एक तरीके से पूरा चुनाव परिणाम ही बदल जाएगा। और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने शिकायत की है। चुनाव आयोग ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलता है, या कार्रवाई से काम चलता है। आश्वासन तो जब महाराष्ट्र चुनाव हो रहा था तो उस समय भी कांग्रेस और एनसीपी के लोगों ने शिकायत की थी कि भाई एक विधानसभा से 10-10 हज़ार लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, और उनको भी आश्वासन मिला था। लेकिन उस आश्वासन का हुआ क्या? भाई वोटिंग लिस्ट तो आपने नहीं सुधारी ना। यदि आप वोटिंग लिस्ट को नहीं सुधारेंगे तो आश्वासन से काम नहीं चलेगा। चुनाव आयोग कार्रवाई क्या कर रहा है, उस कार्रवाई पर ही नज़र रहेगी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव की घोषणा होनी है वो 1 महीने बाद ही होनी है, क्योंकि फरवरी के पहले वीक में संभवतः वहाँ वोटिंग होनी है दिल्ली में। तो 1 महीने के अंदर वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों के नाम दोबारा से जोड़े जा सकते हैं, इस पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। और दूसरी बात ये है कि चुनाव आयोग ने यदि बड़ी मात्रा में वोटिंग लिस्ट से नाम काटे हैं, तो उनका एक बार सत्यापन जरूर करना चाहिए कि भाई जो लोगों के नाम हमने काट दिए गए हैं वो लोग हकीकत में अभी भी उस जगह रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को तो लगातार उठा ही रहे हैं, तो उनकी देखा देखी कह सकते हैं, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ऑटो चालकों से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो उसके अगले दिन ही बीजेपी के लोग, जो बीजेपी के नेता भी हैं, वो भी ऑटो चालकों से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। और इस बीच जब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग में शिकायत की, 3,000 पन्नों के सबूत वो लेकर चुनाव आयोग पहुंचे, तो उन्हीं की देखा देखी विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी भी जो है चुनाव आयोग पहुंच चुकी है, और उनका आरोप है कि मतदाताओं की जो सूची है उसमें कई विसंगतियां हैं, जिस पर चुनाव आयोग ध्यान दे। क्या कहना चाहेंगे अविनाशी कि लगातार जो है कि होड़ सी देखी जा रही है, अभी दिल्ली का चुनाव आने ही वाले कुछ दिनों में, और इससे पहले ही जो है अब बीजेपी की तरफ से वैसे तो शांति है, लगातार कोई चुनाव प्रचार या कोई और चीज नहीं की जा रही, लेकिन हाँ, जब भी अगर आम आदमी पार्टी कुछ अगर ऐसा करती है, जैसे कि आपने देखा कि अभी ऑटो चालकों से मुलाकात की, तो उसके अगले दिन ही बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता ऑटो चालकों से मिलने पहुंच जाते हैं। और अब जब चुनाव आयोग के पास शिकायत करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे, तो उनकी होड़ लगाते हुए 3,000 की जगह 5,000 पन्नों के सबूत लेकर वो चुनाव आयोग पहुंच जाते हैं। तो आखिर गड़बड़ी कर कौन रहा है?
नहीं, आमतौर पर ये देखा जाता है कि बीजेपी चुनाव प्रचार के मामले में हमेशा अपने विरोधियों से आगे रहती है, लेकिन दिल्ली में कहानी दूसरी दिखाई दे रही है। दिल्ली में बीजेपी का अभी तक चुनाव प्रचार एक तरीके से देखा जाए तो ढंग से स्टार्ट भी नहीं हो पाया है, और आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार एकदम से टॉप पर पहुंच गया है। वो पूरी तरीके से चुनावी उसमें ढल चुके हैं। आम आदमी पार्टी के तरफ से 3 लिस्टें भी आ चुकी हैं उम्मीदवारों की। वो अधिकतर सीटों पर अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम भले ही नहीं आया है, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ूंगा, और जो दिल्ली के सीएम आतिशी हैं वो कालकाजी सीट से चुनाव लड़ेंगे। बोले हम लोगों की सीट बदली नहीं जाएगी, हम लोग अपनी अपनी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। अब वोटिंग जो उम्मीदवारों की लिस्ट में कब नाम आता है वो अलग बात है, लेकिन केजरीवाल ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि वो अपनी सीट नहीं बदल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है। और उसके बाद जो अब आपने बोला कि वोटिंग लिस्ट वाला मामला है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जाती है तो पीछे पीछे फिर बीजेपी भी पहुंच जाती है। अब बीजेपी की तरफ से शिकायत की जा रही है कि कई रोहिंग्याओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, लेकिन भाई जब कानून व्यवस्था का मुद्दा आपके पास में है तो यहाँ पर यदि रोहिंग्या आके बस रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम आगे यहाँ बस रहे हैं, तो भाई फेलियर किसका है? उनको कौन बसा रहा है भाई? क्योंकि कानून व्यवस्था का मुद्दा केजरीवाल के पास नहीं, आम आदमी पार्टी के पास में नहीं है। दूसरा, बॉर्डर सिक्योरिटी का भी मुद्दा यदि ले लिया जाए तो वो केंद्र के अधीन होता है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो भाई पहली बात तो सवाल यही है कि रोहिंग्या जो घुसपैठ हो रही है तो वो किसका फेलियर है? और दूसरी बात ये है कि वो दिल्ली में यदि बस रहे हैं तो दिल्ली का भी एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास में ही है, कानून व्यवस्था की स्थिति आप भी देख रहे हैं। तो वहाँ पर यदि रोहिंग्या बस रहे हैं तो सीधा सीधा बांसुरी स्वराज ने जो शिकायत की है वो शिकायत किसके खिलाफ है? पहले तो वो यही क्लियर करें कि वो केंद्र को निशाने पर ले रही हैं कि आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रही हैं। अब उनका कहना है कि भाई यहाँ पर रोहिंग्याओं के वोट जोड़े जा रहे हैं। यदि वोट जोड़े जा रहे हैं तो भाई कौन जुड़वा रहा है उनका वोट? भाई क्योंकि प्रशासन तो पूरा आपके पास में ही है। ये वोटिंग लिस्ट पर जो भी नज़र रख रहे हैं भाई आपके जो विरोधी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के हों, उनको तो वोटिंग लिस्ट पर डेली ये तलाश करना पड़ रहा है भाई किसी का नाम कट तो नहीं गया है। लेकिन यहाँ बीजेपी उल्टा शिकायत कर रही है। बांसुरी स्वराज बीजेपी की सांसद हैं, वो शिकायत कर रही हैं कि वोटिंग लिस्ट में कुछ लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है काटे जा रहे हैं, इनका कहना है कि जोड़े जा रहे हैं। हाँ, तो ये फेलियर तो सीधा सीधा एक तरीके से वो सवाल तो केंद्र से कर रही हैं। ये यहाँ आम आदमी पार्टी निशाने पर नहीं है, बांसुरी स्वराज के निशाने पर देखा जाए तो केंद्र सरकार आ रही है कि ना तो वो घुसपैठ को रोक पा रही है, और ना यहाँ पर यदि दिल्ली में अवैध लोग आके बस रहे हैं तो उनको भी नहीं रोक पा रही है। तो और उसको ऊपर से अब चुनाव आयोग में ये बताया जा रहा है कि भाई इन लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें गृह मंत्री से शिकायत करनी चाहिए, जाकर रक्षा मंत्री से बोलना चाहिए कि भाई घुसपैठ के जो हो रही है उसमें आप लोग पूरी तरीके से फैलें, आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए, इस्तीफा दीजिएगा। उनसे सवाल करना चाहिए, बल्कि उल्टा वो मतलब सरकार को फंसाने के लिए कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाने के लिए कोई ना कोई कह सकते हैं कि मौका चाहिए होड़ करने के लिए, या चलो वो हम पर आरोप लगा रहे तो हम पर कोई और आरोप लगा देते। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि जिसका वो आरोप लगा रहे हैं उसके अंडर में तो उन्हीं के सरकार के लोग आते हैं, उन्हीं के सरकार के नेता आते हैं, यानी कि केंद्र के अंडर में ही ये चीजें आती हैं। आखिर रोहिंग्या आ कहाँ से रहे हैं? बॉर्डर पर कौन है, कौन देखता है बॉर्डर की जो कह सकते हैं कि हाथ किसका है इस पे? केंद्र सरकार का। तो फिर उसके बाद भी आम आदमी पार्टी पर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं कह सकते हैं अविनाश जी की बीजेपी जो है फंसती नजर आ रही है। हाँ, एक तरीके से क्यों अरविंद केजरीवाल को घेरने के चक्कर में वो खुद ही एक तरीके से अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जिस चीज़ की जिम्मेदारी आपकी है आप दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। यदि आप जो दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं तो भाई उसको जिम्मेदारी दे दो ना। अरविंद केजरीवाल तो लगातार बोल रहे हैं कि भाई हमको दिल्ली पुलिस दे दो। आप उसको दिल्ली पुलिस तो देने को तैयार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा आपका अधिकार है भाई, कौन से अधिकारी का ट्रांसफ़र होना है। दिल्ली सरकार तो ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाती है। तो और उसके बाद आप ही आरोप भी लगा रहे हैं। तो भाई जब जिम्मेदारी आपकी है तो आप भी आरोप जो आप लगा रहे हैं वो दूसरे पर क्यों लगा रहे हैं? भाई सवाल उठाना है तो सीधा केंद्र सरकार से उठाइएगा कि भाई दिल्ली में जो रोहिंग्या बस रहे हैं तो उनको निकालने के लिए, उनको जस्टिफाई करने के लिए जो भी कुछ है, उनको नोटिफाई करना, जो भी आपको कुछ करना है, आप एक्शन केंद्र सरकार को लेना है। एक्शन राज्य सरकार इसमें नहीं लेगी, और वो भी खास तौर पर जो यूटी की राज्य सरकार है जिसके पास वैसे ही अधिकार कम है। तो आप बात करनी है तो आप केंद्र के पास जाइएगा। आप चुनाव आयोग के पास जा रही हैं तो जाहिर सी बात है ये चुनाव आयोग भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। यदि आप आधार कार्ड केंद्र सरकार बना देगी, वोटर कार्ड केंद्र सरकार के थ्रू बन जाएगा, तो भाई वोटिंग लिस्ट में तो नाम तो आ ही जाएगा उनका। इस बीच में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर क्या रोहिंग्या पहले से नहीं रह रहे थे? ये मुद्दा आखिर चुनाव के एंड वक्त पर ही क्यों उठाया जा रहा है? क्या इससे पहले बीजेपी को देश के लोगों की चिंता नहीं थी कि जो राजधानी में लोग रहते उनकी चिंता नहीं थी, देश की सुरक्षा की चिंता नहीं थी? जब वोटिंग की बात आ रही, जब मतदान की बात आ रही है, तभी ये मुद्दा 1 महीने पहले उठाया जा रहा है।
नहीं, बीजेपी का सीधा सीधा सिद्धांत है, वो कभी भी विकास के नाम पर कहीं पर भी चुनाव नहीं लड़ पाती है। विकास के नाम पर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव लड़ने की कोशिश की थी 2004 में, लेकिन परिणाम क्या आया था? बीजेपी सत्ता से सीधा बाहर हो गई थी। तो जब भी कोई चुनाव आता है तो बीजेपी हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। अब दिल्ली में उनको कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है, जब कुछ नहीं मुद्दा मिल रहा है तो रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा ले आई, भाई इसके सारे ही ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की जाए। तो अब इस मुद्दे को पहले तो अब जो हमें लग रहा है बैकफायर करेगा, क्योंकि यदि आप रोहिंग्याओं को बसाने के मामले पर आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा केंद्र सरकार फंसेगी। तो इस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी की प्लानिंग क्या है पहले तो यही देखना पड़ेगा। और लेकिन सीधा सीधा है कि वो सीधा धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण के मामले में दिल्ली में हमने पिछले भी कई चुनाव देखे हैं, दिल्ली में इस तरीके का ध्रुवीकरण नहीं चलता है। और यदि बीजेपी कोशिश करेगी तो वो अपने ही ट्रैप में खुद फंस जाएगी। तो अब बाकी का आगे देखना है कि भाई कोई दूसरा मुद्दा वो लेके आते हैं। अभी तो रोहिंग्या का मुद्दा लेके आ रहे हैं, मालूम पड़ता है कि कहीं यहाँ पर भी कोई मंदिर मस्जिद का मामला शुरू हो जाए। वैसे भी कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद को लेकर वो सर्वे के आदेश देने वाले हैं, याचिका लगाने वाले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब मना कर दिया तो वो मुद्दा तो उनका एक तरीके से ठंडे बस्ते में ही चला गया है। क्योंकि चुनाव आयोग मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब तक इस मामले की सुनवाई चलेगी तब तक तो दिल्ली का चुनाव ही खत्म हो चुका होगा। हाँ, तो अब लेकिन बीजेपी के पोर्टली में धार्मिक मुद्दों की कमी नहीं होती है, वो कोई ना कोई मुद्दा ले ही आएंगे। अभी रोहिंग्या का मुद्दा सक्सेस नहीं होगा तो कोई दूसरा मुद्दा सामने आ जाएगा। लेकिन मामला विकास और कानून व्यवस्था की स्थिति के ऊपर है, भाई आप उन पर चुनाव लड़िएगा। आप कहाँ मतलब अभी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो एक तरीके से सवाल तो आप केंद्र पर ही उठा रहे हैं। तो बाकी का आप आगे देखेंगे वो बीजेपी कौन कौन सा मुद्दा लेके आती है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, आपने तमाम जानकारी दी हमें खबर पर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिल्ली के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो है तमाम नए नए मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है आमने सामने नजर आ रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब इसमें देखना ये होगा कि आने वाले समय में और कौन सा मुद्दा दिल्ली की सियासत में गरमाएगा। तो दोस्तों आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मुलाकात